देख मध्य प्रदेश का गठन तो 1947 से 1956 के बीच मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है, अब अपन ये देखेंगे। थोड़ा सा देखिएगा जरा इसमें 1947 से 1956 के बीच की स्थिति। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारी रियासतें थीं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रियासत, और ये जो रियासतें बहुत सारी जो थीं यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपन बैक से उठा रहे हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है उस समय रियासतों की संख्या 1947 की बात है जी आपकी 565 थी। कई किताबों में 565 की जगह पर 62 कह देते हैं, 552 कह देते हैं, लेकिन ऑथेंटिक यदि आप देखेंगे तो 565 रियासतें थीं। उन 565 रियासतों में से का विलय भारत में करना था। उस विलय को करने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया, उस मंत्रालय का नाम रखा गया था रियासत मंत्रालय। तो ये ध्यान रखिएगा, रियासत मंत्रालय ये बनाया गया है इस विलय को करने के लिए, और इसके मुखिया बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनको सहयोग करने के लिए एक प्रशासनिक व्यक्ति की भी नियुक्ति की गई थी। वो व्यक्ति थे आपके बीपी मेनन। इस तरीके से भारत में रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय दो लोगों को जाता है। राजनीतिक रूप से यदि अपन चर्चा करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और यदि अपन प्रशासनिक रूप से चर्चा करते हैं तो ये जाता है आपका बीपी मेनन साहब को। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। हालांकि बिस्मारक जर्मनी का रहने वाला था, और उसने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों का एकीकरण किया था, और दोनों जर्मनियों को एक मिलाने के कारण से उस बिस्मारक को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में 565 रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय 565 रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहती हैं। बिस्मारक भी कहा जाता है, लेकिन ये तुलना जनरली देखी जाए तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर लौह पुरुष अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बगैर रक्त की बूंद गिराए भारत की 565 रियासतों को एक कर दिया, जबकि बिस्मारक ने वहाँ पर काफ़ी खून खराबा किया। बंदूक की दम पर उन्होंने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को मिलाया था। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, चूँकि चल रहा है तो आपको फैक्ट याद रखना है। फैक्ट में भारत का लौह पुरुष पूछा जाता है आपसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, भारत का बिस्मारक पूछा जाता है तब भी आपके कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। और आगे चलते हैं अपन। ये आपके बीपी मेनन साहब हैं, जो आप देख रहे हैं ये बीपी मेनन साहब हैं, ये प्रशासनिक हैं। अब अपन चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन थी मध्य प्रदेश की उस समय पर 1947 में, तो यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें थी। मैंने आपको बताया था इस तरीके से ये राजा रजवाड़े थे, यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें थीं। अब रियासत क्या होती है आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, तो ये ध्यान रखना कि 1947 में अपन ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में थे, यानी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। तो जो हिंदू राजा रजवाड़े थे उनको तो राजा कहा जाता था, और जो मुस्लिम शासक थे उन मुस्लिम शासकों को कहा जाता था यहाँ पर नवाब, नवाब के नाम से जाना जाता था। तो ये लोगों की जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे इनके अधीन आकर के, तो इनको कहा जाता था रियासतें। इस तरीके से रियासतों की संख्या कितनी हो गई, 565। ध्यान रखिएगा ज़रा। और उस समय मध्य प्रदेश की अपन पोजीशन देखें, यहाँ पर एमपी की पोजीशन, तो एमपी की पोजीशन में क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश में जो रियासतें थीं उन रियासतों को 3 पार्ट में बांटा गया था। उनमें से पहला पार्ट था ए, इसको हिंदी भाषा में अपन अ कह सकते हैं, अ। ये बी, इसको अपन ब कह सकते हैं, और तीसरा है सी, इसको अपन अ ब स कह सकते हैं। तो इस तरीके से इनको ए बी सी पार्ट में बांटा गया। अब इन पार्ट में कैसे कैसे चेंज किए गए, क्या क्या जोड़ा गया, किस तरीके से परिवर्तन हुए, वो अपन को आज स्टडी करना है। जैसे पार्ट ए स्टेट, तो 1947 में सेंट्रल प्रोविंस, 1947 में कौन है आपका, सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में महाकौशल, बघेलखंड व छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बना, जिसे पार्ट ए स्टेट कहते हैं। ये ध्यान रखना जरा, यहाँ मध्य प्रदेश नाम का कोई नाम नहीं था उस समय, ये जनरली याद करने के लिए अपन कह देते हैं। 1947 से लेके 1956 तक कोई मध्य प्रदेश नाम अस्तित्व में नहीं आया था, ना कोई मध्य प्रदेश को जानता था। उस समय पर पार्ट ए स्टेट बनाया अपन ने। पार्ट ए स्टेट में 1947 में अपन ने एक स्थान रखा सेंट्रल प्रोविंस, दूसरा रखा था बरार, और इनमें एक और जोड़ दिया अपन ने महाकौशल, जो वर्तमान में जबलपुर है आपका, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की जो रियासतें थी छोटी छोटी, इन सबको मिलाया और मिला करके से पार्ट स्टेट अपने नाम दिया था। ये ध्यान रखिएगा, इसे क्या नाम दिया था अपने, पार्ट स्टेट। यदि अपन देखें तो ये वाला बेल्ट था आपका, ये पूरा, ये आप जो देख रहे हैं नक्शे पर,
ये वाला जो बेल्ट है आपका, ये था सब आपका, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस भी आ गया, इसमें महाकौशल यानी जबलपुर वाला पोर्शन भी आ गया, इसमें आपका छत्तीसगढ़ आ गया और नीचे का आपका इसमें बघेलखंड भी आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा आया और इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो थी राजधानी यहाँ पर, जिसका नाम था नागपुर। तो इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। तो इसी इलाके को अपन उस समय पर मध्य प्रदेश कह देते थे जनरली चीज़ों में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ से समझ में आ गया होगा आपके में। अब प्रश्न आता है ये सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार क्या था? तो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ जो बरार था ये ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था। ये 1936 में अस्तित्व में आया था और ये वो इलाका था जो मराठे व मुगलों को हरा करके अंग्रेजों ने उस पर नियंत्रण किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे ये इस तरीके के प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब अपन MPPSC का या SI का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर इस तरीके का प्रश्न बन सकता है आपका कि ये सेंट्रल प्रोविंस का पूरा नाम क्या है। तो ये CP कहते थे इसको, CP का पूरा नाम क्या है? तो C का मतलब हो जाएगा सेंट्रल, P का मतलब हो जाएगा प्रोविंस। तो सेंट्रल प्रोविंस की गठन कब हुआ? तो ये 1936 में अस्तित्व में आया है सेंट्रल प्रोविंस। फिर एक प्रश्न और आ जाता है आपका कि ये था क्या सेंट्रल प्रोविंस बरार? तो ध्यान रखना यहाँ जो अंग्रेजों ने मराठों के नियंत्रण में और मुगलों के नियंत्रण में जो इलाके थे उन इलाकों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासन करने लगे। उस इलाके को इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार का नाम दिया था। नक्शे पे देखेंगे तो ये वाला पूरा जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल प्रोविंस है और ये हो गया आपका पार्ट ए स्टेट। जब ये पार्ट ए स्टेट बन गया, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार वगैरह बन गया 1947 में, तब इसके मुखिया भी बनाए जाएंगे कि शासन प्रशासन कैसे किया जाए। 15 अगस्त की बात है, क्योंकि आज़ाद तो अपन हो चुके हैं, अंग्रेज यहाँ से जा चुके हैं, तो इन इलाकों को मिला करके फिर क्या किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया था, यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्हें आप जानते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं ये मध्य प्रदेश जब अस्तित्व में आएगा 1 नवंबर 1956 को, तब ये मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। इनका जन्म सागर में हुआ था और ये संविधान सभा जब बनी थी, जब अपन संविधान वाला पोर्शन पढ़ेंगे वहाँ मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, तो ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनके एक बड़े बेटा हुए थे जिनका नाम था श्यामाचरण शुक्ला, छोटा बेटा था जिनका नाम था विद्याचरण शुक्ला। श्यामाचरण शुक्ला 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। एक बार प्रश्न आया था, बताइए मध्य प्रदेश में कौन व्यक्ति है जो पिता पुत्र की जोड़ी में जिन्होंने CM पद संभाला था? तो उसमें रविशंकर शुक्ल और उनके बेटे श्यामाचरण शुक्ला। विद्याचरण शुक्ला जो थे वो मध्य प्रदेश के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। उन्होंने स्थानीय राजनीति पर विश्वास नहीं किया, वो केवल केंद्र की राजनीति करते थे, वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे। इसके बाद बात करते हैं अपन पार्ट बी स्टेट। अब पार्ट बी स्टेट की क्या स्थिति थी उसको देखते हैं अपन। तो ये पार्ट बी स्टेट को अपन मध्य भारत नाम से भी जानते थे। तो पार्ट बी स्टेट को क्या नाम दिया गया है? मध्य भारत। ये पश्चिम में स्थित 25 रियासतों को मिलाकर 1948 में बनाया गया था। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ जाता है यहाँ से, बहुत अच्छा प्रश्न है। हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन निकट भविष्य में यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। प्रश्न ये बनता है कि पश्चिम में स्थित रियासतें हैं, तो नक्शा देखेंगे अपन तो ये पश्चिम हो गया आपका, इस साइड का पश्चिम कहलाता है। ये ऊपर उत्तर है, नीचे की साइड में आपका दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर क्या हो गया पश्चिम। तो ये पश्चिम की रियासतों में स्थित ये मध्य भारत था। ये 25 रियासतें थी यहाँ पर, इन 25 रियासतों को मिला करके इसे बनाया गया और इसे नाम दिया पार्ट डी। चूँकि यहाँ पर 2 रियासतें बहुत महत्वपूर्ण थी और दोनों ही अपने आप में बहुत पावरफुल थी। जैसे इंदौर में होलकर वंश शासन कर रहे थे। आपका ग्वालियर में सिंधिया वंश था, दोनों ही मराठा थे और दोनों ही आपस में कैसे थे? पावरफुल थे, शत्रुता भी रखते थे, आपस में लड़ाइयाँ भी हुई थी उनकी। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों ही जब बहुत ज़्यादा पावरफुल और बराबर में थे तो इनको लेकर के आपस में विवाद चालू हुआ, इसलिए इसकी राजधानियाँ जो थी वो 2 बनाई गई। तो पार्ट बी स्टेट की राजधानी कितनी है? 2 है। पहली राजधानी बनाई गई थी इंदौर, जो ग्रीष्मकालीन थी, 6 महीने के लिए लगती थी, और दूसरी राजधानी थी ग्वालियर, जो शीतकाल में लगती थी। ग्वालियर में आपने मोती महल देखा होगा, जो वर्तमान में आपका राजस्व विभाग का मुख्यालय है, जहाँ पर उसी मोती महल में आपकी विधानसभा चलती थी ग्वालियर में शीतकाल की। तो ये भी ध्यान रखना कि 1947 में से 1956 के बीच में मध्य भारत जो था आपका, उसकी राजधानी ग्वालियर में किस महल में लगती थी? तो आपका आंसर होगा मोती महल। तो मोती महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। इसके अलावा एक मोती महल और भी है आपका, वो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। तो मोती महल मध्य प्रदेश में कितने हो गए आपके? 2 हो गए, एक मंडला में है और एक ग्वालियर में है।
कितने कितने महीने राजधानी रहती थी? तो ये राजधानियाँ रहती थी आपकी 6-6 माह की। तो ये थी आपकी पार्ट बी स्टेट मध्य भारत। राजधानी 2 हो गई। पार्ट ए की राजधानी नागपुर, पार्ट बी की राजधानी 2 है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आते हैं आपके। यदि अपन नक्शे पर देखें तो इस तरीके से था, ये था आपका उस समय पर तत्कालीन पोजीशन देखें तो ये है आपका मध्य भारत की पोजीशन। यहाँ पर ग्वालियर है और यहाँ पर आपका इंदौर है। और ये थे उस समय के राज प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया। ये माधवराव सिंधिया के फादर थे, विजयराजे सिंधिया के पति थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी थे। ये उस समय के राज प्रमुख थे। तो जीवाजीराव सिंधिया 28 मई 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य के राज प्रमुख बनाए गए। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य भारत प्रांत जो बना था आपका, तो उसके राज प्रमुख कौन थे? तो उसके राज प्रमुख कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया। और यहाँ पर निर्वाचित जो सरकार बनाई गई थी आपकी, चली थी, उसके जो मुखिया थे पहले, जो इलेक्टेड होकर के आए थे, यानी पहले मुख्यमंत्री मध्य भारत के, वो थे मिस्टर लीलाधर जोशी। ये ध्यान रखना, कौन थे आपके? लीलाधर जोशी। कई लोगों ने इनको लीलाधर सेठ कह दिया है, सेठ नहीं है वो, लीलाधर जोशी हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये कौन थे? लीलाधर जोशी मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं। और जबकि राज प्रमुख आपके कौन है? जीवाजीराव सिंधिया। राज प्रमुख का कोई कर्तव्य नहीं होता है, ये केवल एक नाम के लिए पद बना दिया गया था। मेन जो मुखिया होता था वो मुख्यमंत्री होता था। अब यहाँ पर क्या है कि इनको मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, यहाँ प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री थे यहाँ के, क्योंकि जब भी वो थे तो ये जितने भी आपके स्टेट थे उन सब में जो चुन करके आए उनको प्रधानमंत्री शब्द इंगित किया गया है यहाँ पर। तो ये प्रधानमंत्री थे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मुख्यमंत्री की जगह आप इसे प्रधानमंत्री देखें यहाँ पर। और ये मध्य भारत का नक्शा था। इसके बाद क्या हुआ? ये हट गए। हटने के बाद एक व्यक्ति और बने चुनाव में जीत करके, फिर उसके बाद में फिर एक व्यक्ति और चुनाव जीत करके आए, और जो व्यक्ति जीत करके आए थे वो थे आपके तख्तमल जैन। और जब 1956 में ये मध्य भारत का विलय मध्य प्रदेश में किया गया था, उस समय पर मध्य प्रदेश के प्रमुख कौन थे आपके? तख्तमल जैन थे। ये ध्यान रखना, तख्तमल जैन। तो ये ध्यान रखिएगा, पार्ट ए के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे रविशंकर शुक्ल। यहाँ के कौन थे आपके? पार्ट बी के तो लीलाधर जोशी। जब 1956 में मध्य प्रदेश में इनका विलय हुआ है, मध्य प्रदेश बना है, या विलय कर रहे थे, उस समय यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? तो तख्तमल जैन थे। और जीवाजीराव सिंधिया राज प्रमुख थे ओवरऑल। अब है आपका पार्ट सी स्टेट। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। ये उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर के बनाया गया था। आप देख सकते हो ये उत्तर में स्थित रियासत है, ये वाला जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये वाला, और ये भोपाल स्टेट आपको जो येलो दिख रही है ये भोपाल स्टेट है। तो उत्तर में स्थित 38 रियासतों को मिलाकर के पार्ट सी बनाया गया था। ये 38 रियासतें हैं, ये रियासतें आपको याद रखनी है, बनाया गया था। आपको इसकी राजधानी क्या रखी गई थी? रीवा थी, इसकी राजधानी रीवा थी। जो विंध्य प्रदेश है, ये पूरा इलाका आपका विंध्य प्रदेश कहलाता है। इसको 2 इकाइयों में बटा था, एक था आपका रीवा और दूसरा था बुंदेलखंड। रीवा का मतलब बघेलखंड भी होता है, क्योंकि ये बघेलखंड के इलाके में भी आपका आता है। तो रीवा और बुंदेलखंड की 2 इकाइयों में ये बटा हुआ था। तो विंध्य प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया अपन ने? रीवा, जैसे आप बघेलखंड भी कह सकते हैं, और दूसरा कौन है? बुंदेलखंड। और यहाँ का राज प्रमुख जो बनाया गया था, और वो बनाए गए थे रीवा के महाराज मार्तंड देव को। जो आप सामने देख रहे हो ये रीवा महाराज मार्तंड देव हैं, ये उस समय के राज प्रमुख थे। जैसे अभी अपन ने पार्ट बी पढ़ा था, पार्ट बी में राज प्रमुख कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया। और यहाँ राज प्रमुख कौन थे आपके? मार्तंड देव महाराज। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर ये इलाका 2 भागों में बटा था, तो बघेलखंड में भी चुनाव हुआ, इधर बुंदेलखंड में भी चुनाव हुआ। तो बघेलखंड के मुख्यमंत्री बने यहाँ पर चुन करके जो आए वो कैप्टन अवधेश प्रताप। ध्यान देना जरा, कौन चुन करके आए हैं? कैप्टन अवधेश प्रताप, ये बघेलखंड के चुन करके आए। और बुंदेलखंड से जो चुन करके आए वो आए थे आपके कामता प्रसाद सक्सेना। तो यानी इस इलाके में कितने सीएम हो गए? 2 हो गए। चाहे ना सीएम का हो पीएम का, वो एक अलग चीज़ है, वो सीएम पीएम में आपको कन्फ्यूज नहीं करेगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। ये अपन जीएस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर छिद्रावली प्रवृत्ति अपन को नहीं अपनानी है कि सीएम थे क्या या पीएम थे, इस चीज़ को छेड़े। मेन कौन थे बस इस पर ध्यान दें आप, है ना। तो ये बघेलखंड के कौन थे? कैप्टन अवधेश प्रताप थे। बुंदेलखंड के कौन थे? कामता प्रसाद सक्सेना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप जब पढ़ेंगे तो पहले वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पार्ट ए के पहले कौन थे? तो सीधा रविशंकर शुक्ला हो जाएंगे। पार्ट बी के कौन थे? तो उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया है आपको, पहले नंबर पर लीलाधर जोशी होंगे,
और 1956 के गठन के संबंध में पूछेंगे तो तख्तमल जैन हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ गड़बड़ होगी क्योंकि यहाँ पर विंध्य प्रदेश कह रहा है। विंध्य प्रदेश को अपन ने कितनी यूनिट में बांटा है? 2 में बांटा है। एक कौन सा? बघेलखंड है। दूसरा कौन सा? बुंदेलखंड है। तो बघेलखंड के कौन थे? कैप्टन अवधेश प्रताप थे। बुंदेलखंड के कौन थे? कामता प्रसाद सक्सेना थे। तो दोनों को अलग अलग करके पूछेगा यहाँ पर। तो क्लियर है। बाय द वे उसने केवल विंध्य प्रदेश कहा और विंध्य प्रदेश का पहला पूछ लिया उसने कि विंध्य प्रदेश का पहला कौन था। तो इन दोनों में से बघेलखंड था आपका, विंध्य प्रदेश का पहला कौन था। आगे चल के क्या हुआ, इन दोनों को संयुक्त किया गया, जैसे अपन यहाँ से समझते हैं इसको। इन दोनों इलाकों को मिलाया गया और मिलाकर के संयुक्त रूप से जून 1948 में दोनों सरकारों को संयुक्त करके कैप्टन अवधेश प्रताप के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया। अब यहाँ से देखना जरा, तो विंध्य प्रदेश के पहले मुखिया कौन हो गए? कैप्टन अवधेश प्रताप। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। विंध्य प्रदेश को कितनी यूनिट में बांटा है? 2 यूनिट। पहली यूनिट बघेलखंड, दूसरी बुंदेलखंड। बघेलखंड में कैप्टन अवधेश प्रताप और बुंदेलखंड से कौन चुन के आए? कामता प्रसाद सक्सेना। बाद में विवाद हो रहा था कि कौन कौन कैसे चलेगा, इस वजह से इन दोनों को मिला दिया गया, मिला करके संयुक्त बना दिया गया और संयुक्त में कौन आ गए? कैप्टन अवधेश प्रताप आ गए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में ये घटना और हुई थी, यहाँ पर शंभूनाथ शुक्ल भी आएंगे आपके, उनको भी समझ लीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ था कि ये विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शंभूनाथ शुक्ला का भी नाम आता है, क्योंकि 1952 में जब इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में जो व्यक्ति जीत करके आया वो कौन थे? शंभूनाथ शुक्ल। इस तरीके से विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए आपके? शंभूनाथ शुक्ल हो गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा जी आपका। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जैसे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आप लोग। यहाँ पर विंध्य प्रदेश है आपका, विंध्य प्रदेश को कितनी यूनिट में बांटा गया है? 2 यूनिट में। यदि वो पूछता है कि बघेलखंड के सीएम कौन थे या मुखिया कौन थे, तो कैप्टन अवधेश प्रताप थे। बुंदेलखंड के कौन थे? तो कामता प्रसाद सक्सेना थे। विंध्य प्रदेश के संयुक्त कौन थे? तो कैप्टन अवधेश प्रताप थे। या विंध्य प्रदेश के पहले इलेक्शन में चुने गए मुख्यमंत्री कौन थे? तो शंभूनाथ शुक्ल थे। और ये भी ध्यान रखना, शंभूनाथ शुक्ल संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा जरा। अब भोपाल स्टेट की बात करते हैं। भोपाल स्टेट को भी अपन ने किस में जोड़ा था? भोपाल स्टेट को अपन ने जोड़ा है पार्ट सी में। तो भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल थी, जो पार्ट सी का हिस्सा थी। यहाँ के नवाब थे हमीदुल्लाह खान, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान साहब से कहा गया था कि आप भारत में विलय करें, लेकिन उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया, नवाब हमीदुल्लाह खान ने। ये चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में मिले, लेकिन वो पाकिस्तान में षड्यंत्र इनका उजागर हो गया था, इस वजह से नहीं मिल पाए। और इसके बाद में हमीदुल्लाह खान साहब को 1949 में जाकर के हटना पड़ा और यहाँ पर चतुर नारायण सिंह मुख्यमंत्री के लिए चुने गए। बाद में यहाँ के लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री रहे थे वो थे आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये आगे चल कर के भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, राज्यपाल के पद पे भी रहे और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे 90 नंबर के। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन्हें एस के शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, शंकर SD शर्मा के नाम से, शंकर दयाल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और ये मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। पहले शिक्षा मंत्री के रूप में रहते हुए इन्होंने हिंदी में थोड़ा सा चेंजिंग किया था। पहले ग से गदा पढ़ाया जाता था, तो इन्होंने ही हटाया था कि ग से गदा ना पढ़ाएं, ग से गमला पढ़ाएं। तो ग से गमला पढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को ही जाता है। भोपाल में इनका जन्म हुआ था, एक बार एग्जाम में पूछा गया था इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। ये राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इन्हें प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के इन्होंने इस पद को ठुकरा दिया था। आगे चल के जब अपन पर्सनैलिटी पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देना है आपको कि इन्हीं के प्रयासों की वजह से भोपाल को राजधानी बनाया गया था। पहले राजधानी जबलपुर बनाई जा रही थी, लेकिन इन्होंने कहा था कि भोपाल राजधानी रहना चाहिए, तभी हम भोपाल का विलय मध्य प्रदेश में करेंगे। तो इस वजह से भोपाल राजधानी बनाने का श्रेय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को ही जाता है। ये नवाब हमीदुल्लाह खान साहब हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक राज्यों के पुनर्गठन का पता चल गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं अपन। पार्ट ए में क्या था? तो पार्ट ए में था आपका CP बरार, दूसरा आपका बघेलखंड, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ की रियासतें और महाकौशल। राजधानी नागपुर थी। इसके बाद में यहाँ के मुखिया कौन थे? तो मुखिया थे यहाँ के पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला आता है पार्ट बी। पार्ट बी पश्चिम की रियासतों को मिला करके बनाया गया था। 25 रियासतें थीं, राजधानियाँ 2 बनाई गई थीं, इंदौर और आपकी ग्वालियर। राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख थे यहाँ के जीवाजीराव सिंधिया और मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर रहे थे आपके लीलाधर जोशी। ध्यान दिए ना, लीलाधर जोशी। और बाद में जाकर के जब विलय हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री थे तख्तमल जैन।
इसके बाद में आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी की स्टोरी मैंने आपको बताई थी। पार्ट सी को दो विंध्य प्रदेश है, दो भागों में बांटा गया है, बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड में रीवा आता है, रीवा के राज प्रमुख थे आपके मार्तंड देव। बघेलखंड में चुनाव हुआ, वहाँ पर जीत करके आए, जो नेतृत्व किया आपका अवधेश प्रताप सिंह ने। इनके बेटा गोविंद नारायण सिंह आएंगे। गोविंद नारायण सिंह ने भी आगे चल करके मध्य प्रदेश के मुखिया रहे थे। इसके बाद में फिर आते हैं आपके सेकंड नंबर पे कामता प्रसाद सक्सेना। यहाँ ध्यान देना है आपको। फिर इन दोनों को संयुक्त सरकार बनाई गई और संयुक्त सरकार के रूप में यहाँ पर आपके आ गए अवधेश प्रताप सिंह। 1952 में इलेक्शन होता है। 1952 के इलेक्शन में जीत करके आते हैं शंभूनाथ शुक्ला, जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। ये पोजीशन आपकी हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर के, तो इसको और क्लियर कर लो। संविधान जब लागू हो गया आपका, तब इनको मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। संविधान जब लागू नहीं हुआ था, उससे पहले इनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये क्लियर रखना आप लोग। 1948 से लेकर के 1950 तक जो अपन पढ़ रहे हैं, और जब संविधान लागू नहीं हुआ है तब तक ये लोग मुख्यमंत्री थे, और संविधान लागू होने के बाद क्योंकि संविधान आ गया तो उनके लिए राज्यों के लिए क्या रख दिया गया था, मुख्यमंत्री पदनाम रख दिया गया और प्रधानमंत्री पदनाम हटा दिया गया। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा। अब राज्यों का पुनर्गठन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे राज्य थे, अलग अलग राज्य प्रमुख जो थे आपके, जो अलग अलग स्टेट वाले थे, ये सब चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। अब इसके लिए भारत सरकार ने इलाहाबाद, जो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने जाकर के आपका एक आयोग गठित करने का निर्णय लिया। ये 4 सदस्यीय आयोग था, और वो 4 सदस्यीय आयोग कौन था आपका, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एस के दर। ये ध्यान रखना जरा, एस के दर की अध्यक्षता में गठन किया गया है। ये आपका ये थे एस के दर, ये, और कितने थे, 4 सदस्य थे। इनकी अध्यक्षता में गठन किया गया और इनसे कहा गया था कि आप राज्यों का पुनर्गठन करें, कि किस तरीके से आपके राज्य बनेंगे। तो राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के इन्होंने कहा था। यहाँ पर ये था आपका, देख सकते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये मैंने थोड़ा सा पिक बनाया जिससे आपको याद बना रहेगा। इस तरीके से ये एस के दर थे, 4 इसमें सदस्य थे। इन लोगों ने सिफारिशें की और इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करती हैं तो भारत में बहुत सारे बहुभाषी लोग रहते हैं, और ये बहुभाषी लोगों की वजह से बहुत सारे राज्यों की मांग उठेगी, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी बनी थी JVP के नाम से जानी जाती है। इस कमेटी में 3 लोग थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पट्टाभी सीतारमैया थे। ये 2 व्यक्तियों को तो आप जानते हैं। पट्टाभी सीतारमैया ये वही है जिन्होंने कांग्रेस का अधिकृत इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी है। और आपको याद होगा 1938 में मध्य प्रदेश, अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ मैं बताऊँगा, 1938 में त्रिपुरी, ये जबलपुर में आता है, यहाँ पर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत करके आए थे 1939 में, 1938 में हरिपुरा गुजरात में हुआ, 1939 में हुआ था। तो यहाँ पर जीत करके आए थे आपके सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने जिस व्यक्ति को हराया था वो पट्टाभी सीतारमैया थे। आगे चल के जब मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी पट्टाभी सीतारमैया ही बने थे। तो ये 3 लोग थे, इन 3 लोगों की एक समिति बनाई गई और इन्होंने भी कहा था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। जैसे ही समिति ने कहा था तो विरोध होने लगा था भाषा को लेकर के। और इसी बीच में क्या हुआ था, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी, मद्रास उस समय राज्य था, तमिलनाडु नहीं था, मद्रास था, वहाँ पर तेलुगु भाषा जो बोलते थे उन लोगों ने भाषा के आधार पर मांग उठाना चालू कर दी। और ये व्यक्ति था पोटी श्री रामुलु। ये व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ गया और लगातार भूख हड़ताल पर बैठा रहा, और 56 दिन के आमरण अनशन के कारण से 1952 में इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो भाषा को लेकर के आंदोलन चालू हुए, यानी ऊधम चालू हो गया। और जब ये ऊधम बहुत ज़्यादा चालू हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी कि तेलुगु भाषियों के लिए हम एक अलग से राज्य बनाएंगे, उस राज्य का नाम होगा आंध्र प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहला गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये तेलुगु भाषियों के लिए बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब बन गया था, 1953 में। तो एक बार प्रश्न आया था, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। ये पहला है स्वतंत्र भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित हुआ है। इससे पहले 2 कमेटियां बनी थी और दोनों कमेटियां भाषा के आधार को नकार रही थी। और एक बार प्रश्न ऐसे आया था, ये पोटी रामल्लू किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भाषाई पुनर्गठन से संबंधित है। यदि आप मैप पे देखेंगे तो ये है आपका आंध्र प्रदेश बना था। आगे चल के आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया है। अब आंध्र प्रदेश के ऊपर बन गया एक और नया राज्य बन गया है तेलंगाना, जो नवीनतम 29वां राज्य है। अब इसके बाद पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ये 1953 में बना था पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसमें 2 सदस्य थे, के एम पड़िक्कर और हृदयनाथ कुंजरू।
और ये इसलिए बनाया गया था, इससे कहा गया था कि आप सिफारिश करें, और इसने भी शुरुआत में पूरी कोशिश करी थी कि भाषा के आधार पर सिफारिश न की जाए, यानी प्रशासनिक कुशलता के आधार पर करें। लेकिन जब ये घटना घट गई आपकी और इन पर दबाव बना, तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन की है वो भाषा के आधार पर ही की है। इस आयोग को अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये फजल अली है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग है। स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई थी इनकी 1953 में, यानी स्थापना 1953 में हुआ है ये आयोग। रिपोर्ट कब दी इसने? प्रश्न आते हैं यहाँ से, आपको याद रखनी है, 1955 में। संविधान का प्रश्न है जी, तो आपका ये भी आपका यहीं तैयार हो रहा है। अधिनियम कब पास हुआ? तो ये 1956 में। ध्यान देना जरा, गठन कब हुआ है? 53 में। रिपोर्ट कब दी है इस आयोग ने? 55 में। और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ है? तो 1956 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। सदस्य कौन थे? के.एम. पनिक्कर। और दूसरे सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। तो दो सदस्य हैं, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में क्या था? तो इन्होंने कहा था 14 राज्य बनाए जाएं और 6 केंद्र शासित बनाए जाएं। इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, उनमें से एक मध्य प्रदेश भी था। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को। इस तरीके से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। अब ये मध्य प्रदेश जो अस्तित्व में आया, तो इस आयोग ने मध्य प्रदेश में जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी थी, उनमें क्या परिवर्तन किए, किस तरीके से परिवर्तन किए, अब अपन उसकी चर्चा करेंगे। ये है आपका सबसे पहले सीपी बरार पार्ट ए ले रहे हैं अपन। पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ? तो सीपी बरार से बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा जिले मुंबई राज्य को दिए, शेष मध्य प्रदेश में मिला दिए गए। यहाँ पर क्या किया गया था इस इलाके में, यहाँ थोड़ा सा देखें अपन, तो ये वाला इलाका था आपका, ये वाला जो बेल्ट है नीचे वाला, ये कौन सी भाषा बोलते थे? ये भाषा बोलते थे आपकी मराठी भाषा। और चूंकि इन्होंने शुरुआत में किस भाषा पर बात करी थी? इन्होंने कहा था कि प्रशासनिक कुशलता के आधार पर करेंगे। चूंकि तेलुगु भाषियों का दबाव था, इस वजह से बन तो गया वो आपका, लेकिन अन्य भाषा के लोगों का दबाव बना, तो इस वजह से इसे किस में ले आए अपन यहाँ पर? तो ध्यान देना, इसे किस में लेकर के आए? भाषा के आधार पर। तो ध्यान देना, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना है, शुरुआत में उसने मना किया भाषा के आधार पर हम गठन नहीं करेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट दी है वो किसके आधार पर दी है? भाषा के आधार पर दी है। इसी वजह से यहाँ पर 8 जो जिले थे, नागपुर सहित अकोला, अमरावती, यवतमाल, भंडारा, चांदा, तो ये जिले मराठी भाषा बोलते थे। उस समय महाराष्ट्र नहीं था, बल्कि कौन था? बॉम्बे था। ये देख रहे हैं बॉम्बे था, तो ये बॉम्बे जो था इसमें मिला दिया गया। बॉम्बे को बम्बई कहा जाता था, इसलिए उसमें मिला दिया गया। तो ये परिवर्तन किया गया, यानी इनको निकाल दिया गया। बाद बाकी का जितना भी इलाका बचा आपका पार्ट ए का, ये संपूर्ण इलाका मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। तो पार्ट ए में से अपन ने क्या किया है? 8 जिले निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? कारण आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें मराठी लैंग्वेज बोलते थे। किसको दिए? मुंबई को दिए या बॉम्बे को दिए। उस समय महाराष्ट्र नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र शब्द का इस्तेमाल अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। अब इसके बाद में आता है पार्ट बी। पार्ट बी में लेन देन किया अपन ने, लेन देन हुआ, ये वाले पोर्शन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। इसमें क्या किया था? मंदसौर जो जिला है आपका, यहाँ एक मंदसौर जिला है, ये मंदसौर यहाँ आता है आपका, इस जगह पर मंदसौर है। तो मंदसौर में भानुपुरा जो है आपका, भानुपुरा तहसील में एक जगह है सुनील टप्पा, ये इसे छोड़ करके, यानी सुनील टप्पा जो इलाका है बगल में है बिल्कुल, ये अपने राजस्थान को दे दिया, ये राजस्थान को, सुनील टप्पा राजस्थान को। और राजस्थान की एक जगह थी आपकी जिसे सिरोंज के नाम से जाना जाता है, वो अपने बिरसा जिले को मिला दी। तो इस तरीके से लेन देन किया है अपन ने। तो यहाँ सुनील टप्पा है वो किसको दिया अपन ने? राजस्थान को दिया है यहाँ से, ये। और ये कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी, जो वर्तमान में किसका हिस्सा थी? विदिशा का हिस्सा थी, विदिशा के नियंत्रण में आती थी, इसलिए ये अपन ने उससे ले ली। तो यहाँ अपन ने क्या किया था? पार्ट बी में लेन देन का मामला हुआ है, यानी एक इलाका अपन ने इसको दिया और दूसरा एक इलाका अपन ने क्या किया? लिया। तो लेन देन का मामला किस में हुआ है? पार्ट बी में हुआ है। पार्ट ए में क्या हुआ था? दोबारा से रिपीट कर रहे हैं अपन। पार्ट ए में 8 जिले हैं, किसको दिए गए हैं? बॉम्बे को दिए गए। कौन सी, किस लिए दिए गए? मराठा के लिए। यहाँ पर देखा जाए कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है वो यहाँ बिरसा में आती थी, लेकिन नियंत्रण किसका था? कोटा का था, कोटा महाराज का था, तो इसलिए उसको अपन ने क्या कर दिया? बिरसा में मिला दिया, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ले लिया। और ये बगल की जो सिरोंज का सुनील टप्पा था, ये राजस्थान वाले बेल्ट में आ रहा था, इसलिए इसको अपन ने राजस्थान को दे दिया। तो लेन देन हो गया आपका यहाँ से। अब इसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी में जो भोपाल स्टेट था, तो इसको पूरा मिला लिया गया, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया। अब इसके बाद आता है पार्ट सी में आपका विंध्य प्रदेश, और विंध्य प्रदेश को भी अपन ने क्या किया? पूरा मिला लिया, यानी इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया। पार्ट सी ज्यों का त्यों ले लिया गया। अब एक प्रश्न आ सकता है कि बताइए 8 जिले किससे लिए गए?
या किससे निकाले गए, तो ये पार्ट ए से। लेन देन बराबर में किससे हुआ, तो पार्ट बी में हुआ। ज्यों का त्यों किसको शामिल किया गया, तो पार्ट सी को, और भोपाल स्टेट को ज्यों का त्यों इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरीके से आपका ये मध्य प्रदेश का नक्शा तैयार हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, 43, और संभाग की संख्या थी 8। तो जिले कितने आपके 43 हैं और संभाग कितने थे, 8 थे। और मध्य प्रदेश का जो नक्शा था वो ये था आपका। और जब इस नक्शे को लेकर के गए उस समय पर फजल अली साहब राज्य पुनर्गठन आए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको देखा तो उनके मुंह से अकस्मात एकदम निकला कि ऊँट कहाँ से ले आए। और जब ऊँट कहा था उनको समझाया जाकर के पूरे भारत के मैप पर, फिर इन्होंने जवाब दिया था नहीं, गलती का उन्हें एहसास हुआ, बोले कि ऊँट नहीं है, आप मजाक ना उड़ाएं इसका, तो ये क्या है आपका। तो उन्होंने फिर से कहा था भारत का हृदय प्रदेश। तो ध्यान रखना, भारत के हृदय प्रदेश के रूप में अपन किसको जानते हैं, मध्य प्रदेश को जानते हैं। और फजल अली आयोग शुरुआत में राजधानी यहाँ जबलपुर रखना चाह रहे थे। जबलपुर को अपन संस्कार राजधानी के नाम से भी जानते हैं, जबलपुर को महाकौशल के नाम से भी जानते हैं। ये वही इलाका है जहाँ भेड़ा घाट है, जहाँ नर्मदा नदी कल कल करती हुई निकलती है, जहाँ संगमरमर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियाँ हैं आपकी। तो ये जबलपुर को राजधानी रखना चाह रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उन्हीं के प्रयासों के कारण से राजधानी किसको बनाया गया, भोपाल को। और भोपाल जब राजधानी बनाई गई थी तब भोपाल आपका जिला नहीं थी बल्कि तहसील थी, और उस समय जिला था सीहोर। तो सीहोर की तहसील कौन थी, भोपाल थी। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ये मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, उस समय पट्टाभी सीतारमैया आपके मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने हैं, और ये आपके मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये नवगठित मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं अपन। ये थोड़ा सा पार्ट है, मैंने एक समरी टाइप में बनाया है, आप देखिएगा जरा इसे। स्वतंत्रता से पहले क्या पोजीशन थी, तो भाग, प्रांत और राजधानी। पार्ट ए सीपी बरार, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस बरार, बरार में ही शामिल था बघेलखंड छत्तीसगढ़ और आपका महाकौशल। राजधानी क्या थी, नागपुर। पार्ट बी मध्य भारत कहा जाता था इसको, पार्ट बी को 2 राजधानियाँ थी, इंदौर ग्वालियर। पार्ट सी विंध्य और भोपाल कहा जाता था रीवा। अब यहीं पर आप इस चार्ट में थोड़ा सा आगे और बढ़ा लीजिएगा, ये जो मैंने इसमें नहीं दिया है इसमें आप बढ़ा लीजिएगा। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री डाल दीजिएगा रविशंकर शुक्ला, यहाँ के आप डाल दीजिएगा लीलाधर जोशी, और यहाँ के आप डाल दीजिएगा अवधेश प्रताप सिंह, और दूसरे डालेंगे शंभुनाथ शुक्ल। क्योंकि ज्वाइंट को लेकर के चलती हैं तो अवधेश प्रताप सिंह विकल्प में होंगे, और वो विकल्प में नहीं है तो फिर शंभुनाथ शुक्ल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। राज प्रमुख की बात करेंगे तो पहले में राज प्रमुख कोई नहीं था, इस वाले में राज प्रमुख थे जीवाजीराव सिंधिया, और यहाँ राज प्रमुख थे आपके मार्तंडेदेव महाराज, रीवा के महाराज। इस तरीके से चार्ट कंप्लीट हो जाता है आपका। पार्ट ए में क्या किया था अपन ने, 8 जिले निकाल करके किसको दे दिए, बॉम्बे को दिए। यहाँ से क्या किया गया, सुनील टप्पा राजस्थान को दिया, और सिरोंज राजस्थान से ले ली, और विंध्य प्रदेश और भोपाल को ज्यों का त्यों मिलाया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इस तरीके से आपका स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति और 1956 तक क्या रही, और ये मैंने आप लोगों को समझाया है। अब अपन आंतरिक पुनर्गठन देखेंगे जिलों के रूप में, ठीक है ना। तो सारणी को भी अपन देख रहे हैं। तो स्वतंत्रता से पहले 3 श्रेणियाँ थीं। 1956 में मध्य प्रदेश नाम से अस्तित्व में आया, और 2000 में इसका क्या हो गया, पृथककरण हो गया, यानी एक छत्तीसगढ़ पृथक हो गया, यहाँ से अलग निकाल दिया गया छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ जब अलग हुए तो यहाँ पर जिस समय अलग हुए थे उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह थे। तो ये मध्य प्रदेश के सीएम थे दिग्विजय सिंह, और छत्तीसगढ़ के जो सीएम बने थे आपके, तो छत्तीसगढ़ के सीएम बने थे आपके अजीत जोगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्टर रहे थे आपके, IAS थे। कलेक्टर के पद से रिजाइन करके इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, और जब चुनाव हुए तो चुनाव में ये जीत करके आए, और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहले बनाए गए थे। और ये भी आपको याद रखना, अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हो गया है, तो ये करंट से भी जुड़े हुए हैं। एक बार दिग्विजय सिंह के बारे में भी पूछा गया था, दिग्विजय सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, दिग्विजय सिंह जी का जन्म इंदौर में हुआ। जब अपन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पर्सनैलिटियों को पढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को चर्चा करूँगा और दिखाऊँगा अभी कैसे क्या था। उम्मीद है यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं अपन मध्य प्रदेश में जिलों की पोजीशन की, कि जिलों के साथ में क्या हुआ, किस तरीके से था। तो मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई है 1956 में, तब उस समय पर जिले आपके कितने थे, 43 थे। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, 43 है स्थापना के समय। संभाग कितने थे, 8 थे। अब 1972 में 45 जिले हो गए आपके। 72 में 2 जिले नए बने हैं, एक भोपाल बनाया गया और एक राजनांदगांव बनाया गया। भोपाल सीहोर तहसील से बनाया गया है आपका, सीहोर से, तो सीहोर से अलग करके भोपाल बनाया गया जिला, और दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव बनाया गया। वर्तमान में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो बहुत अच्छा और रोचक प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है 1971 में मध्य प्रदेश में जिले कितने थे।
आपका जवाब क्या होगा? वही 43, क्योंकि 72 में जाकर के 2 हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद में क्या हुआ था, एक कमेटी बनाई गई BR दुबे की कमेटी की अध्यक्षता में। BR अभी आगे आएगी, BR दुबे, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी से कहा गया कि छोटे छोटे ज़िले बनाने की आप सिफारिश करें, क्योंकि उस समय पर बहुत ज़्यादा समस्याएं चालू आ रही थी, संचार के अति उत्तम साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, इसलिए प्रशासनिक नियंत्रण ज़्यादा नहीं हो पाता था। और प्रशासनिक नियंत्रण जब ज़्यादा नहीं होगा तो समस्याएं तो आएंगी आपकी, और समस्या आएंगी तो दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से BR दुबे ने कहा था छोटे छोटे ज़िले बनाए जाए जिससे समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि जब ज़्यादा वो रहता है, दूरी रहती है, तो भ्रष्टाचार पनपता है। तो इसलिए भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए किसी भी मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया छोटे ज़िलों पर। लेकिन आगे चल कर के फिर एक मुख्यमंत्री आए जिनका नाम था मिस्टर दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह ने क्या किया था, जो BR दुबे कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर, यहाँ पर ध्यान देना जरा, रिकमेंडेशन के आधार पर 10 नए ज़िले बनाने का निर्णय लिया। कितने ज़िले बनाने का निर्णय लिया था? 10। उस 10 ज़िले को बनाने का जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया, समझना जरा यहाँ पर, तो 45 में आप 10 जोड़ दीजिएगा, ये जुड़ गए तो कितने हो गए आपके? 55 हो गए। ये बात कब की कर रहे हैं? 1998 की अपन। तो ये 10 ज़िले BR दुबे कमेटी की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए हैं। इस 10 ज़िलों में से आपके जो 6 ज़िले हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए, इस वजह से अपन उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनमें से केवल कितने की करेंगे? अपन 4 की करेंगे। और ये 4 कौन कौन से हैं? बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, ये 4 ज़िले। तो ये 1998 में प्रारंभ में कितने ज़िले बनी हैं, या पहले चरण में कितने ज़िले बनी हैं? तो 4 नए ज़िले बनी हैं, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। और इनको याद करने का तरीका बना लेना, बासी कड़ी। कैसे याद करेंगे इन चारों जिलों को? बासी कड़ी। तो ब से हो जाएगा बड़वानी, स से हो जाएगा श्योपुर, क से हो जाएगा कटनी और डी से हो जाएगा डिंडोरी, यानी बासी कड़ी। तो ये पहला चरण हो गया आपका। जैसे ये ज़िले बनाए गए, ये अलग अलग ज़िले थे, अलग अलग इलाकों से निकाले गए थे आपके, तो ये जैसे ही ज़िले बनाए गए तो अन्य ज़िलों ने भी बगावत कर दी, वो भी कहने लगे हमारे यहाँ भी बनाई जाए। फिर एक कमेटी और बनाई गई, उस कमेटी का नाम था सिंहदेव कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई है आपकी? सिंहदेव, ये कमेटी बनी। इस कमेटी ने भी 1998 में सिफारिश कर दी कि 6 नए ज़िले और बनाए जाएं, 6 ज़िले। अब आप देखना जरा, पहले कितने थे? 43, फिर इसमें कितने बढ़े? 2, तो कितने हो गए आपके? 45। 45 में शुरुआत में कितने बढ़े? 10, तो कितने हो गए? 55। फिर 1998 में ही सिंहदेव कमेटी ने सिफारिश कर दी, 6 ज़िले और जोड़ दिए गए, तो कितने हो गए आपके? 61। इस तरीके से आपके 61 ज़िले हो गए। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1998 में कुल कितने ज़िले जोड़े गए, तो आंसर होगा, कुल शब्द आता है तो 16। कितने हैं? 16। तो 45 में 16 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। ये 2 चरण में जोड़े गए हैं। पहला BR दुबे की रिपोर्ट है, दूसरी सिंहदेव की रिपोर्ट है। दोनों को मिलाकर के बात करें तो 16 है। BR दुबे के आधार पर कितने हैं? तो 10 हैं। सिंहदेव के आधार पर कितने हैं? 6 हैं। BR दुबे में से 6 कहाँ चले गए आपके? छत्तीसगढ़ में। अपने यहाँ कितने रह गए? 4। कौन कौन से? बासी कड़ी, उसे याद रखना, बासी कड़ी पहले बनी है। और ये फिर 3 नए ज़िले बने हैं आपके, हरदा, नीमच और उमरिया। कौन कौन सी बनी है? हरदा, नीमच, उमरिया, ये 3 ज़िले। तो इनको याद ऐसे कर लेना, हनी, हनी, हनी से याद कर लेना। ह से हो जाएगा हरदा, नी से हो जाएगा नीमच। और आप जानते हैं बासी कड़ी जब आप खाओगे तो पेट में दर्द होगा, और पेट में जब दर्द होगा तो सीधी सी बात है, उसके लिए अच्छा उपाय क्या है? ये सिर्फ मैं याद कराने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपसे, आप अन्य तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप हनी यानी शहद खाते हैं तो आपकी उम्र क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो उम्र से क्या आ जाएगा? उमरिया। तो ह से क्या हो गया? हरदा, नी से क्या हो गया? नीमच, और उम्र बढ़ गई तो यानी उमरिया। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकती हैं। तो 1998 में पहले चरण में बासी कड़ी है, ब का बड़वानी, श्यो का श्योपुर, क से कटनी और डी से डिंडोरी। और दूसरे चरण में आपका हनी खाएंगे और उम्र बढ़ जाएगी। उम्मीद समझ में आ गया होगा। इसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर इतिहास में चेंज हुआ। आपको मालूम होगा 2000 में जाकर के छत्तीसगढ़ अलग हो गया। जब अलग होगा तो एरिया भी अलग होगा, तो उसमें भी कुछ ज़िले जाएंगे। तो 16 ज़िले उसके अंतर्गत चले गए। अब ये मत समझना कि यही वाले 16 गए हैं, उसमें ऑलरेडी पहले से भी ज़िले थे, कुछ ये ज़िले कुछ पहले के, ये 16 ज़िले चले गए। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनः जिलों की संख्या पर अपन कहाँ गए? 45 में। यानी 2000 के बाद या मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। फिर इसमें अपन ने 2003 में जाकर ये 3 शब्द आ रहा है, इसे याद रखना, 3 नए ज़िले जोड़े गए। एक अशोकनगर, दूसरा बुरहानपुर और तीसरा आपका अनूपपुर। इस तरीके से 3 जोड़े गए, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। यहाँ एक शब्द आ रहा है पुर, पुर माने होता है दुर्ग, दुर्ग यानी किला, ये पुर शब्द आ रहा है। तो इससे ट्रिक से याद रखना, 2 पुर के बीच में एक क्या था? नगर था। 2 पुर के बीच में एक नगर। इस तरीके से 3 जोड़े गए। 45 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे आपके? 48 हो जाएंगे। इस तरीके से 2003 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई।
इसके बाद आते हैं 2008 में 2 नए जिले जोड़े गए। एक झाबुआ से अलग किया गया अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश का वर्तमान में पश्चिमी जिला है, और सीधी से अलग किया गया था सिंगरौली, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। फिर इस तरीके से 2 और जोड़ देंगे अपन, 48 में 2 जोड़ गए तो कितने हो गए आपके 50 हो गए। 2013 में एक नया जिला जोड़ा गया आगर, जो शाजापुर से अलग किया गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश में जिले कितने हो गए आपके, आगर को जोड़ करके 51। और फिर इसमें से एक नया जिला और बना दिया गया है, वो जिला था आपका निवाड़ी, और निवाड़ी किससे अलग किया गया, टीकमगढ़ से, और टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग करके टोटल जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई आपकी 52। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हैं आपके 52, यानी 52 जिले हैं। इसको अपन एक बार और रिपीट कर रहे हैं 1900, जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से थोड़ा सा देखो जरा, इसमें 1956 जिले कितने हैं 43। 72 में जाके जिले कितने हुए आपके, 72 में जाकर के जिले हुए 2 जिले थे, तो कितने हो जाएंगे 45, यानी यहाँ 2 कोष्टक में लिख दिया आपका, ठीक है ना 45। इसके बाद में जाकर के 1998 में पहले चरण में आपके 10 जिले जुड़े, तो ये 55, और यहाँ से कितने हो गए 10, ठीक है ना, जिसमें से 4 अपने यहाँ के थे। फिर 98 में ही सिंहदेव पर आपके 6 जुड़ गए, तो 61 हो गए आपके, यहाँ कितने थे 6 थे। फिर आप 2000 में आ रहे हैं अपन, 2000 में क्या पोजीशन हुई, तो 2000 में मध्य प्रदेश में जिले रह गए आपके 45, क्योंकि 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। फिर 2003 में इधर देख रहे हैं अपन, फिर 2003 में जाके 3 जिले और जुड़ गए, तो हो गए आपके 48। फिर 8 में जाकर के जुड़ गए आपके 2 जिले, तो हो गए आपके 50, और फिर 13 में एक जाके जुड़ा तो 51, और फिर आपका निवाड़ी 52। अभी आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने भी 3 जिले बनाने की सिफारिश करी थी, लेकिन उससे पहले उनकी सरकार चली गई, इस वजह से वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो वो अंतिम रूप नहीं मिल पाया। अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह चौहान ने भी एक नया जिला बनाने की घोषणा की है। तो ये सिर्फ घोषणा है, जिस दिन कैबिनेट इस प्रस्ताव को पास कर देगी और विधानसभा से प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो उसके बाद में ये जिले आपके आ जाएंगे। तो इस समय पर आप जो पढ़ेंगे वो जिलों की संख्या कितनी होगी 52 होगी। और जिलों से संबंधित गठन से संबंधित समितियाँ कुल कितनी हैं, तो जिलों से संबंधित समितियाँ हैं 2, BR दुबे आयोग और दूसरा सिंहदेव समिति, तो 2 है आपकी। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक आपका संभाग है, तो संभाग के लेकर के चर्चा करेंगे अपन कल। यदि आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ में शेयर भी करें। इस तरीके से मैं लगातार आपको क्लासेस यहाँ पर लूँगा। थैंक यू।